हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2023 के केमिस्ट्री पेपर के बारे में। ये पेपर संडे को हुआ था 7 मई 2023 को। यहाँ हम पेपर का कोड F6 डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सीरीज का पार्ट 2 है जिसमें हम नीट यूजी 2023 के केमिस्ट्री पेपर के सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इन सभी 10 क्वेश्चंस के आंसर्स, उनका एक्सप्लेनेशन, वो कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो पीरियोडिक टेबल चैप्टर से पूछा गया है। एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट एनायन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। The options are F, N, Na and O। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट जरा देखिए कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए कौन सा एलिमेंट है जो एक्सपेक्टेड है लार्जेस्ट एनायन बनाने के लिए। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है फ्लोरीन, नाइट्रोजन, सोडियम और ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, यानी कि नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। अभी कैसे आया, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सबसे पहली बात, जो एलिमेंट्स आपके सामने गिवन है इनके अगर हम आयंस की बात करें तो ये कौन कौन से आयंस बनाएंगे। देखिए, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए द आयंस ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आर एज फॉलोज। फ्लोरीन जो है वो फ्लोराइड आयन बनाएगा F-। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्राइड आयन बनाएगा N3-। सोडियम जो है वो सोडियम आयन बनाएगा Na+। और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड आयन बनाएगा O-2। ऑल द आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। सारे के सारे जो आयंस है क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है और सभी में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 10 है। ठीक है, अब देखिए, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एज द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस आयोनिक साइज डिक्रीजेस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए खास बात यह होती है कि जैसे जैसे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे आयनिक साइज डिक्रीज होती है। अब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर क्या है इन सभी आयंस का, तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई रहेगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम रहेगा। तो Na+ का अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है, F- का उससे कम है, O-2 आयन का उससे कम है और N-3 आयन का अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है। ठीक है, तो जैसा कि कहा गया कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो ऑर्डर होगा वो आयनिक साइज के ऑर्डर का बिल्कुल ऑपोजिट होगा। सो ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज ऑफ अबव आयंस विल बी N3-, O-2, F- एंड Na+। N3- का अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम था तो उसकी आयनिक साइज सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद O-2 आयन की साइज होगी, फिर उसके बाद F- की और फिर उसके बाद Na+ की। ठीक है, तो Na+ का अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा था इसलिए उसकी साइज सबसे स्मॉल होगी। Hence, to achieve noble gas configuration, nitrogen form M3- ion, that is nitride ion, by gaining 3 electrons। तो इसका मतलब ये हो गया कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करने के लिए नाइट्रोजन एटम N3- आयन बनाएगा, नाइट्राइड आयन बनाएगा बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 62 केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है, assertion रीजन बेस्ड। क्या कह रहा है जरा देखिए। Given below are two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R। ठीक है, आपके सामने दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एक है assertion A और दूसरा है reason R। क्या कह रहा है जरा देखिए। assertion A कह रहा है a reaction can have zero activation energy, यानी assertion A का मतलब ये हो गया कि किसी भी रिएक्शन में जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है। अब रीजन आर क्या कह रहा है देखिए। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by reactant molecules so that their energy becomes equal to threshold value is called as activation energy। रीजन आर ये कह रहा है कि जो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा जिससे कि उनकी एनर्जी इक्वल हो जाए थ्रेशोल्ड एनर्जी के, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इन द लाइट ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ऊपर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनके रेस्पेक्ट में से आपको सही ऑप्शन को चूज करना है जो कि करेक्ट आंसर होगा। तो एक बार हम ऑप्शंस देख लेते हैं फिर हम आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू
बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड कह रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3, यानी कि असर्शन फॉल्स स्टेटमेंट है जबकि रीजन ट्रू है। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए, असर्शन इज फॉल्स बिकॉज अ रिएक्शन कैन नॉट हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। असर्शन फॉल्स है क्योंकि किसी भी रिएक्शन में जीरो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी तो चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए, प्रोसीड करने के लिए। तो असर्शन स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब आगे देखिए ध्यान से, रीजन जो है वो ट्रू है बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द रिएक्टेंट्स टू अचीव थ्रेशोल्ड एनर्जी। रीजन ट्रू है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन किया जाता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि एब्सॉर्ब की जा रही है रिएक्टेंट्स के द्वारा टू अचीव थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, इसका मतलब हो गया द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 के असर्शन फॉल्स स्टेटमेंट है जबकि रीजन ट्रू है। ठीक है, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 63 जो है वो अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी। कंसीडर कीजिए इस रिएक्शन को और आपको बताना है प्रोडक्ट पी क्या होगा। आपके सामने जो रिएक्टेंट दे रखा है उसका नाम है 3 मैथिल ब्यूटेन 2ऑल और उसकी रिएक्शन आप करा रहे हो HBr के साथ, तो आपको बताना है प्रोडक्ट पी क्या होगा। ऑप्शन 1 सेज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ऑप्शन 2 सेज CH3 CH CH3 CH Br CH3। ऑप्शन 3 सेज CH3 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 C CH2Br and option 4 says CH3 CBr CH3 CH2 CH3। ओके, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में भी देख पा रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, यानी जो फोर्थ स्ट्रक्चर दे रखा है 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन, ये बिल्कुल सही आंसर है, ये प्रोडक्ट बनेगा पी। अभी कैसे आया, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कैसे प्रोडक्ट पी फॉर्म हुआ फ्रॉम 3 मैथिल ब्यूटेन 2ऑल। सबसे पहली बात देखिए, द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ HX प्रोसीड बाय SN1 मैकेनिज्म विद द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम रिएक्शन ऑफ एल्कोहल की बात कर रहे हैं। HBr इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX और ये रिएक्शन कैसे होती है, SN1 मैकेनिज्म से होती है और इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। So the reaction of alcohol with HX proceed by SN1 mechanism with the formation of intermediate कार्बोकेटायन। अब आगे देखिए ध्यान से, देखिए स्टेप वाइज बात करते हैं। सबसे पहले आपने लिया 3 मैथिल ब्यूटेन 2ऑल रिएक्टेंट है और ये आप देख सकते हैं अल्कोहल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये H प्लस के साथ जुड़ेगा जो कि HBr से आएगा। तो यहाँ पे जैसे H प्लस के साथ जुड़ेगा तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा जिसे हम एल्किल ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं। और अल्कोहल के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, एक लोन पेयर H प्लस को दे देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे और एक लोन पेयर रह जाएगा, तो एक लोन पेयर रह गया और पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे प्रेजेंट है। क्योंकि जो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है, एल्किल ऑक्सोनियम आयन होता है, ये अनस्टेबल होता है क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके H2O के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं H2O यहाँ से रिमूव हो गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ये लेस स्टेबल है क्योंकि इसके पास केवल 4 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और यहाँ पे रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी है, हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे होगा तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो सकता है। कैसे, तो देखिए ध्यान से, तो जैसा भी कहा गया कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, लेस स्टेबल है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन होगा बाय 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। रीअरेंजमेंट होने से क्या होगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और ऐसा करने से 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा जो कि मोर स्टेबल है। ये क्यों मोर स्टेबल है, क्योंकि इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसमें ज्यादा कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। अब ये जो स्टेबल कार्बोकेटायन बना है इस पे ब्रोमाइड आयन का न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और ब्रोमाइड आयन का न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने से यू विल गेट द प्रोडक्ट 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन विच इज योर प्रोडक्ट पी। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट पी है उसका नाम है 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन, ये उसकी स्ट्रक्चर है और ये आपको दे रखा है ऑप्शन 4 में, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की। क्वेश्चन नंबर 64 एक मॉडरेट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से पूछा गया है। क्या कह रहा है जरा देखिए,
Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. आपके सामने दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एक है assertion A और दूसरा है reason R. assertion A क्या कह रहा है जरा देखिए. In equation delta RG is equal to minus NF E cell, the value of delta G depends on N. यानी जो इक्वेशन आपके सामने दे रखी है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो एन पे डिपेंड करती है. ठीक है, अब एक बार इसका रीजन भी देख लेते हैं, फिर ऑप्शन देखते हैं, फिर आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं. रीजन आर क्या कह रहा है. ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. रीजन ये कह रहा है कि जो ई सेल है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि डेल्टा जी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. आपको बताना है इन द लाइट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. जो आपके सामने ऊपर स्टेटमेंट्स लिखे हैं उसके रेस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा. ऑप्शन वन क्या कह रहा है. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सेकेंड ऑप्शन कह रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, अभी कैसे है तो आइए इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन. देखिए ध्यान से. द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन. As per the equation, delta G is equal to minus NF E cell, where E cell is the EMF of the cell and N is the number of electrons transferred in the cell reaction and F is the Faraday charge. Hence, assertion is correct. ठीक है, देखो assertion correct क्यों है, क्योंकि जो इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा जी एन पे डिपेंड करता है. एन क्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हो रहे हैं सेल रिएक्शन में. एफ क्या है, फेरेडे चार्ज जो कि कांस्टेंट है. ई सेल क्या है, सेल का ईएमएफ. तो डेल्टा जी ऑब्वियसली एन पे डिपेंड करेगा. एन की वैल्यूज जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे डेल्टा जी भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा. ई सेल जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, जबकि डेल्टा जी जो है वो एक एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है एज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन द सेल रिएक्शन. डेल्टा जी जो है वो एक एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है क्योंकि वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द सेल रिएक्शन. यानी अगर आप अमाउंट बढ़ा लेते हैं सब्सटेंस की तो ये डेल्टा जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जबकि ई सेल की वैल्यू चेंज नहीं होगी. ओके, तो इसका मतलब ये हो गया हेंस रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. यानी रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है और वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. Therefore, the correct answer of this question is option 4. ठीक है, ऑप्शन 4 is the correct answer. अब आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 65 गैसियस स्टेट चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है. क्या कह रहा है जरा देखिए. Which amongst the following option is correct graphical representation of Boyle's law? यानी कि आपके सामने जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन बॉयल्स लॉ का करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करता है. पहला ऑप्शन जो दे रखा है उसमें ग्राफ बनाया है P और 1/V के बीच में, अलग अलग टेम्परेचर T3, T2 और T1 में. सेकंड जो ग्राफ बनाया है वो बनाया है प्रेशर और 1/V के बीच में, अलग अलग टेम्परेचर T3, T2 और T1 पे. ठीक है, और इसकी कंडीशन भी दे दी है कि T3, T2 और T1 का वैल्यू क्या है. थर्ड जो ग्राफ बनाया है वो है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, अलग अलग वॉल्यूम पे, और उन वॉल्यूम का ऑर्डर भी दे रखा है. इसी तरह से जो फोर्थ ग्राफ बनाया है प्रेशर और वॉल्यूम पे, अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हैं और उनका ऑर्डर भी दे रखा है. इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1. यानी प्रेशर और 1/V में अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ दिखेगा जिसमें टेम्परेचर का ऑर्डर T3, T2 और T1 है. अब ये कैसे आया, तो पहले एक बात समझ लीजिए कि ग्राफ जो थर्ड वाला दे रखा है वो गलत है. क्यों, क्योंकि बॉयल्स लॉ में आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, तो थर्ड वाला ग्राफ तो बिल्कुल भी नहीं होगा. नेक्स्ट सेकंड वाला ग्राफ इसलिए गलत है कि प्रेशर जो है वो 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो सेकंड वाला ग्राफ भी गलत है, P और 1/V के बीच में ऐसा ग्राफ नहीं आएगा. अब बचा फर्स्ट और फोर्थ.
P और V के बीच में ग्राफ की बात करें और P और 1/V के बीच में ग्राफ की बात करें, P और V के बीच में अगर हम ग्राफ की बात करें तो टेम्परेचर की बात कही गई है वो गलत है। तो फर्स्ट वाले ग्राफ को एक बार अच्छे से समझते हैं कि वो कैसे सही है। बॉयल्स लॉ की बात करते हैं तो देखिए ध्यान से इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखिए यहाँ पे यही बात कही गई है। सबसे पहले बॉयल्स लॉ को हम डिफाइन करते हैं। बॉयल्स लॉ इज डिफाइंड एज at constant temperature pressure of an ideal gas is inversely proportional to volume for a fixed amount of gas। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर अगर आप लेते हो और गैस का फिक्स्ड अमाउंट लेते हो तो प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर ऑफ गैस क्या है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब आगे देखिए, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा लेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा एनआरटी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम P और 1/V के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी और उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो होगा एनआरटी के इक्वल। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यानी जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, T3 T2 T1 इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। और ऐसा दे रखा है ग्राफ 1 में, हेंस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। इन लेसाने एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट which gives blood red color with Fe+3 due to the formation of। यानी जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए लेसाने एक्सट्रैक्ट की बात करते हो और अगर उसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हैं जिससे कि आपके पास ब्लड रेड कलर आता है Fe+3 के साथ, तो वो किसके फॉर्मेशन की वजह से आता है, आपको स्पीसीज का नाम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है NaCN, सेकंड है FeCN5NOS होल -4, थर्ड ऑप्शन है FeSCN होल +2 और फोर्थ है Fe4 FeCN6 होल 3.XH2O। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है थर्ड, FeSCN+2। अभी कैसे आया तो उसकी बात करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन देखिए ध्यान से। तो देखिए क्या कहा गया है। इन केस नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म्ड, इट गिव्स ब्लड रेड कलर एंड नो प्रूशियन ब्लू सिंस देयर आर नो फ्री साइनाइड आयंस। ठीक है, यानी अगर किसी हम जब लेसाइन एक्सट्रैक्ट की बात करें और उसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो सोडियम थायोसाइनेट बनेगा। ये जो सोडियम थायोसाइनेट बनेगा ये ब्लड रेड कलर देगा Fe+3 के साथ, और कोई भी प्रूशियन ब्लू नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपके पास फ्री साइनाइड आयन अवेलेबल नहीं है। तो एक बार रिएक्शन भी देख लेते हैं, तो देखिए ध्यान से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं Na+C+N+S यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो है ही है, नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट है। सोडियम मेटल के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो NaSCN बन जाएगा सोडियम थायोसाइनाइड, और इसके अंदर थायोसाइनाइड आयन प्रेजेंट है, उसकी रिएक्शन हम Fe+3 के साथ कराएंगे तो FeSCN आपको ऑब्टेन्ड हो जाएगा जिसपे चार्ज +2 है क्योंकि थायोसाइनाइड पे चार्ज -1, इस पे +3 तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ जाएगा +2। ये ब्लड रेड कलर का आपको मिलेगा। हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। अब आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 67 जो है वो एमीज चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके सामने दे रखा है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr के साथ, फिर उसकी रिएक्शन करा रहे हो Mg और ड्राई ईथर के साथ, और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो। आपको बताना है फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। आपके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन बेंजीन, सेकंड ऑप्शन फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, थर्ड ऑप्शन पैरा ब्रोमोफिनॉल और फोर्थ ऑप्शन फिनॉल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1, यानी कि बेंजीन जो है वो एज ए करेक्ट प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। अब कैसे होगा तो हम सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन देखते हैं, तो देखिए एक्सप्लेनेशन ध्यान से। तो देखिए द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। सबसे पहले आपने रिएक्टेंट क्या लिया है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अब जब क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr के साथ कराते हो तो सैंडमेयर रिएक्शन होगा। यहाँ पे N2 ग्रुप बाहर निकल जाएगा और ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट ब्रोमोबेंजीन इज द प्रोडक्ट। ठीक है, फिर इस ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन आप करा रहे हो मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ, तो यहां से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। कौन होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे जो फॉर्म होगा, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको जो सेकंड प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका आप करा दोगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराने पे Mg पे पॉजिटिव चार्ज है, OH माइनस आके जुड़ जाएगा, और इस बेंजीन रिंग पे फेनिल पे माइनस चार्ज आएगा तो यहाँ पे H+ आके जुड़ जाएगा। सो यू विल गेट बेंजीन एज द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड MgBrOH एज द साइड प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स,
तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 68 जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ए स्टेटमेंट कह रहा है एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, के जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उसमें दो फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। बी स्टेटमेंट कह रहा है द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1039 इंटू 10⁻³ kg। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। फोर्थ क्या कह रहा है, डी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। एंड फिफ्थ ई क्या कह रहा है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, अब आपको बताना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब जो यहाँ पे ऑप्शंस का कुछ पेयर दे रखा है उसमें से बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट वाला कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं और फिर आंसर की और फिर एक्सप्लेनेशन की। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सी डी एंड ई ओनली, सेकंड कह रहा है ए एंड ई ओनली, थर्ड कह रहा है बी सी एंड ई ओनली, और फोर्थ कह रहा है ए बी एंड सी ओनली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, यानी बी सी एंड ई ओनली आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट ए एंड डी आर इनकरेक्ट वाले स्टेटमेंट बी सी ई आर करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट ए और डी जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, और बी सी ई और करेक्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए ए स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। तो देखिए एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो थ्री फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जो कि हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, फिर जो है डी स्टेटमेंट है वो क्या गलत है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स, जबकि यहां क्या कह रहा है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जबकि गलत हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। अब आगे देखिए, आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स, तो बिल्कुल सही बात है ये, हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की। क्वेश्चन नंबर 69 जो है वो सॉलिड स्टेट चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स ए एंड बी। एक कंपाउंड है जिसमें टू एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। The element B forms cubic close packed structure and atoms of A occupy 1/3 of tetrahedral voids। यानी आपके सामने कंडीशन दे दी है कि जो एलिमेंट बी है वो क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि जो एटम्स ए के जो एटम्स हैं वो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं। If the formula of the compound is AXBY, then the value of X plus Y is in the option। अब आपको कह रहा है कि अगर जो कंपाउंड जिसकी बात कर रहे हैं उसका फॉर्मूला अगर ए एक्स बी वाई है, तो बताइए एक्स प्लस वाई क्या होगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। आपके ऑप्शन है 4, 3, 2 एंड 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4, यानी एक्स प्लस वाई कितना आएगा, 5 आएगा। अब कैसे आएगा, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन आपके सामने दे रखी है एलिमेंट ए और एलिमेंट बी की, उसकी बात करते हैं। एलिमेंट बी सीसीपी है, यानी क्लोज पैक स्ट्रक्चर, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी कितना हो जाएगा, जेड बी विल कम्स आउट टू बी 4। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन सीसीपी इज इक्वल टू 4, तो जेड बी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन बी विल कम आउट टू बी 4। एलिमेंट ए क्या कर रहा है, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, जितना नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है उसका डबल, तो जेड ए क्या आएगा, डबल कितना हो गया 4 का 8, उसका 1/3 ऑक्यूपाई हो रहा है, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ ए कम्स आउट टू बी 8/3। सो द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कम्स आउट टू बी ए 8/3 एंड बी 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 3 से मल्टीप्लाई कर ले दोनों साइड को, तो यहां से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8/3 को भी और 4 को भी। 8/3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल रिमेन ओनली 8, और 4 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 12। सो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 8 एंड B12। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। अब आगे देखिए ध्यान से, अब अगर हम बात करें सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड की, तो हमारा फॉर्मूला था A8B12, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला आ जाएगा A2B3। यहां पे आप देख सकते हैं ए एक्स बी वाई कहा गया था क्वेश्चन में, तो x कितना हो गया 2, y कितना हो गया 3, देयरफॉर x प्लस वाई अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, हेंस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से।
तो देखते देखते स्टूडेंट्स हम आ गए इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70। ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। आपके सामने टू स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, अ यूनिट इज फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू वन डैश पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड की डेफिनेशन के बारे में स्टेटमेंट कह रहा है कि जब बेस का अटैचमेंट होगा वन डैश पोजीशन ऑफ शुगर के साथ तो वहां जो यूनिट फॉर्म होगी उसका नाम होता है न्यूक्लियोसाइड। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरस एसिड एट 5 डैश पोजीशन ऑफ शुगर मोइटी वी गेट न्यूक्लियोटाइड। यानी जब न्यूक्लियोसाइड जो है वो फॉस्फोरस एसिड के साथ 5 डैश पोजीशन ऑफ शुगर मोइटी के साथ जुड़ता है तो उस स्पीसीज को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। आपको बताना है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जो ऊपर दोनों स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उसके रेस्पेक्ट में करेक्ट आंसर क्या होगा जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से। तो एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं जल्दी से। पहला ऑप्शन कह रहा है बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स। सेकंड ऑप्शन कह रहा है स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन कह रहा है स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर ट्रू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है टू, यानी कि स्टेटमेंट वन तो क्या है, ट्रू है, और स्टेटमेंट टू क्या है, फॉल्स है। तो आइए इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं जिससे कि समझ में आएगा कि स्टेटमेंट वन ट्रू कैसे है और स्टेटमेंट टू अगर फॉल्स है तो उसका राइट स्टेटमेंट क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन, अ यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू वन डैश पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। अगर हम न्यूक्लियोसाइड की डेफिनेशन की बात करें तो जब बेस का अटैचमेंट होता है शुगर की वन डैश पोजीशन के साथ तो जो यूनिट फॉर्म होती है उसका नाम है न्यूक्लियोसाइड। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। इन न्यूक्लियोसाइड द शुगर कार्बन आर नंबर एज वन डैश टू डैश थ्री डैश एटसेट्रा इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश दीज फ्रॉम द बेसिस। यानी शुगर जो होती है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर, तो उनके कार्बन को नंबर दिया जाता है वन डैश टू डैश थ्री डैश ताकि हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकें बेसिस के साथ। इसका मतलब जो स्टेटमेंट वन है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो डेफिनेशन कही गई है न्यूक्लियोसाइड की। लेकिन अब जो स्टेटमेंट टू है उसकी बात सुनिए, देखिए ध्यान से। व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड, ध्यान से देखना क्वेश्चन में दे रखा था फॉस्फोरस एसिड, जबकि यहाँ फॉस्फोरिक एसिड होता है, H3PO4 होता है, PO4 माइनस टू स्पीसीज होती है। यानी न्यूक्लियोसाइड किससे लिंक करता है, फॉस्फोरिक एसिड के साथ। कौन सी पोजीशन पे, 5 डैश पोजीशन ऑफ शुगर मोइटी, वी गेट न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ेगा 5 डैश पोजीशन ऑफ शुगर मोइटी के साथ, तब न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। देयरफॉर स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट टू क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों है इनकरेक्ट, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ता है ना कि फॉस्फोरस एसिड के साथ। ठीक है, अब एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो जैसा कि आप देख पा रहे स्टूडेंट, सबसे पहले ये है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड जिसमें बेस जो है वो क्या कर रहा है, इस शुगर के वन डैश के साथ जुड़ रहा है। तो बेस जब वन डैश के साथ जुड़ता है तो आपके पास क्या फॉर्म होगा, न्यूक्लियोसाइड। और ये न्यूक्लियोसाइड की जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो क्या होगा, बेस और शुगर कैसे जुड़ रहा है, फॉस्फोरस के साथ, और ये फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं फॉस्फोरिक एसिड इस मोइटी के, शुगर मोइटी के 5 डैश कार्बन के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, बेस शुगर एंड फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, बेस एंड शुगर ओनली। ठीक है, हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टू। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा इस वीडियो में हमने पूरे जो 10 क्वेश्चंस हैं 61 से लेके 70 तक, उनका आंसर, उनका एक्सप्लेनेशन, उनका डिफिकल्टी लेवल और साथ ही साथ वो कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं वो सब यहाँ पे हमने डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।